स्वागत है। बन गई सरकार। खुश तो बहुत हो रहे होंगे सब लोग, लेकिन वो मजा नहीं आया। 400 पार हो नहीं पाई बात। अब 400 पार क्यों नहीं हुई, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्शन के दौरान एकदम से जमीनी सतह से ऊपर आ गए, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्शन से पहले हुए और धीरे धीरे होते चले गए। पिछली सरकार के पूरे टेन्योर में हुआ। ऐसा नहीं है कि सरकार ने डिलीवर नहीं किया, मोदी जी ने डिलीवर किया, लेकिन शायद डिलीवरी की स्पीड जो थी वो बड़ी स्लो थी, या फिर वो सोच रहे थे, उन्होंने पब्लिक को अंडर एस्टिमेट किया, अपने कोर वोटर्स को अंडर एस्टिमेट किया। जैसे राम मंदिर बना तो इन्हें उम्मीद थी कि राम मंदिर बन जाएगा, हिंदू लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। भाई राम मंदिर जरूरी है, नेशनल रेस्पेक्ट का विषय है, बनना चाहिए था, लेकिन पहले ही टेन्योर में बन जाना चाहिए था। दूसरे टेन्योर का, और वो भी लास्ट महीने तक का आपने इंतजार ही क्यों किया? आप वादा करते हो पेट भर खिलाने का, और फिर एक पानी पूरी देकर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि पब्लिक आपसे सेटिस्फाई हो जाएगी? पब्लिक सब जानती है, वो समझती है कि आप उन्हें अब्यूज कर रहे हो, ग्रांटेड ले रहे हो। राइट? जो मुद्दे इलेक्शन से पहले हुए, उनमें एक तो स्लो डिलीवरी हुई ऑब्जेक्टिव्स की। दूसरा, आपने कुछ ऐसे एक्शन भी लिए, कुछ ऐसे निर्णय लिए जो पब्लिक, जो आपके कोर वोटर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ थे। कोर वोटर्स ने समझा कि आपने उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया। जैसे एक्सपल्सन किया, आपने अपनी पार्टी से निकाल दिया नुपुर शर्मा जी को। भाई आपने देखा वहां पर 4 लोग डिस्कस कर रहे थे, कैसी कैसी बातें कर रहे थे। और अगर इंसान अपने पर्सनल पॉइंट पर ही ले ले, कोई हमारे रिलीजन को ही गलत बोलेगा और कहेगा कि नहीं सिर्फ उन्हीं का रिलीजन अच्छा है, तो डेफिनेटली हमें भी उन्हें आईना दिखाना पड़ेगा। और शर्मा जी ने सिर्फ इतना ही किया था, आईना ही दिखाया था, उन्होंने कुछ अपने मन से बात नहीं बनाई। जो लिखा है, जो पब्लिक डोमेन में है, सिर्फ वही उन्होंने बोला। और आपने क्या किया? आपने शर्मा जी को पार्टी से निकाल दिया, बिना ये सोचे कि आपके कोर वोटर्स के ऊपर इसका क्या इंप्रेशन जाएगा, वो कितना मोटिवेट होगा, कितना डिमोटिवेट होगा। आपने ये दर्शाया कि बीजेपी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है, लेकिन अनुशासन की जब कायरता की सीमा तक आ जाए तो उसको क्या कहा जाए? इग्नोरेंस हो गई वो, अब्यूज हो गई वो। आपने खुद अपने कोर वोटर्स को अब्यूज किया अपने ऐसे कामों से। और बाकी जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनके बेस पर आपको इतनी वोट्स मिली थी, हिंदू लोगों ने आपको वोट किया था, उस पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, खड़े होकर चिल्लाते आप, कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतनी पॉपुलेशन हो गई है, मलेच्छ लोग इतना बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे आपने क्या किया? मानते हैं आपने कोई बच्चा पैदा नहीं किया, लेकिन आपने इनके ऊपर कोई कंट्रोल भी तो नहीं लगाया। 10 साल आप राज कर गए, क्यों नहीं आपने पिछले 10 ईयर में ही सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेकर आए? लेकिन आपको तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहिए था। मिल गया विश्वास, हो गया 400 पार। अगर अब भी बुद्धि नहीं आई तो अगली बार 100 भी नहीं मिलेगी। ये लिख लीजिए आप, हिंदू वोटर्स बेवकूफ नहीं है, पढ़ा लिखा है, और डिमांड करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स की, जिसके बेस पर उसने आपको वोट दिया है। अब आप देख रहे होंगे, दिल्ली में हर चौराहे पर एक हरी चादर बिछ जाती है, मजार बन जाती है, वक्फ बोर्ड अपना कंट्रोल डिक्लेयर कर देता है। ये जो बिल्कुल सामने दीवार पर लिखी हुई गुंडई है, कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया।
क्योंकि आपको सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहिए। ले लो विश्वास, मिल गया। हिंदुओं के लिए आपने क्या किया स्पेसिफिकली? अगर मजार में जितना भी पैसा आता है उस पर कोई टैक्स शायद नहीं लगता, वो टैक्स आउट ऑफ टैक्स नेट होता है। लेकिन हिंदुओं के टेम्पल अभी भी आपके टैक्स नेट में है। कहने को आप हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन टेम्पल कोई अपना इवेंट ऑर्गेनाइज ना कर ले, अपने आप को एक्सपेंड ना कर ले, उसको आप कंट्रोल करके रखते हो, क्योंकि आपको तो सबका विश्वास जीतना है। ठीक है, मिल गया ना विश्वास। तो ये थी आपकी वो कुछ हरकतें जो आपने ड्यूरिंग योर टेन्योर, जब आप सरकार थी आपकी, तब आपने किया। अब अगर थोड़ा सा भी सेंसिबिलिटी है और थोड़ी सी भी रेस्पेक्ट है अपने वोटर्स की, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस टेन्योर में अपने जो कोर प्रोमिस थे उनको आप डिलीवर करेंगे। अब आपने इलेक्शन के दौरान क्या कांड किए? एक्चुअली बीजेपी को हराया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ने कैसे हराया? भाई इलेक्शन कमीशन है हमारे कंट्री का जो वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट है, वो बहुत अच्छा है। तो क्या इनको नहीं पता था कि इस साल इतनी गर्मी पड़ेगी? कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था बीच में। वेदर की वजह से बड़े बड़े वार हार गए, दुनिया की दिशा निर्धारित हो गई। जर्मनी ने अटैक किया रशिया पर और जर्मनी हार गया रशिया से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और वो हार उसके वर्ल्ड वॉर हारने का एक मेजर कारण बनी। और क्यों हार गया रशिया से? सिर्फ वेदर की वजह से। जहां उसे लेनिनगार्ड को जीत लेना था मई में, वो वहां उन्होंने हमला ही लेट किया। अगस्त सितंबर तक पहुंच गई बात, और अक्टूबर से रशिया जो है आपका पूरा बर्फ में ढक गया। जर्मन सोल्जर्स इतनी ठंड में लड़ने के आदि नहीं थे, तो बच गया बाजा। तो हमारा इलेक्शन कमीशन क्या सोया हुआ था? ये एसी में बैठ के जो इन लोगों ने डेट डिसाइड की, इनको पता है कि जब 50 डिग्री टेम्परेचर होता है तब क्या हाल होता है। आप गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि टोटल वोट्स जो कास्ट हुई इस इलेक्शन में 642 मिलियन हुई। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में 70 ईयर्स की एज से ऊपर के जो वोटर्स हैं वो 52 मिलियन है। यानी कि ओवरऑल जितनी वोट्स कास्ट हुई उसका करीब करीब 9%। अब ये जो 52 मिलियन है, ये जो ऑफिशियल फिगर है, अगर हम इसको सही भी मान लें तो इसमें से कितने लोग 52 डिग्री टेम्परेचर या 50 डिग्री टेम्परेचर में वोट डालने गए होंगे? मुश्किल से 2%, और 2% वो मलिच पार्टी, पेंचर पार्टी गई होगी। आपने खुद अपने वोटर्स को अब्यूज किया। अब 2 महीना पहले ही करा सकते थे इलेक्शन, लेकिन शायद इलेक्शन कमीशन आप कंट्रोल में नहीं थी, या फिर आप लोग सब एयरकॉन में बैठे हुए थे, आपको पता ही नहीं था कि 52 डिग्री टेम्परेचर होता क्या है। तो मेजर रीजन जो इलेक्शन के दौरान हुए उसमें मेजर फैक्टर आपका मेल फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन रही। इन्होंने कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट के साथ। आगे इलेक्शन के टाइम पर आपने बड़ा एग्रेसिव नारा दिया जी, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो जिन वोटर्स को आपने इग्नोर किया, डिमोटिवेट किया, उन्होंने कहा यार चलो छोड़ो, 400 पार हो ही जाएगा, मैं एक वोट डालने नहीं जाऊंगा, क्या हो जाएगा, 350 आ जाएगी। साला 52 डिग्री टेम्परेचर में कौन मरने जाएगा यार, 52 डिग्री में सो जाते हैं। एसी एसी नहीं है तो चलो पंखा ही लगा लेते हैं, नहीं तो नीम की छाव में ही सो जाते हैं। जीत जाएंगे मोदी जी, और जीत भी गए तो क्या कर लेंगे, हमारे लिए क्या करने वाले हैं। उन्हें तो जो है ना विदेश भ्रमण और अपने को नोबेल पुरस्कार जीतना है, और बीजेपी का जो कांग्रेसनाइजेशन हो रहा है वो करना है पूरा। पर चलो कर लेंगे, हम नहीं जाएंगे। आपने टोटल वोटर्स के 7% वोट
डालने ही नहीं दिए, क्योंकि आपने खुद इलेक्शन इतनी गर्मी में कराए। 7% वोट्स मैटर करते हैं। 7% वोट्स जो है आपके इलेक्शन की दिशा को बदल सकते थे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। और ऊपर से इतना एग्रेसिव आपने स्लोगन दिया, 400 पार, 400 पार। क्यों 400 पार? क्या करना है आपको 400 पार? नहीं, मुझे जो है इस बार कड़े डिसीजन लेने। क्या कड़े डिसीजन लोगे भाई? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आपने पूरा तो कर दिया। पूरी मेहनत तो लगा दिया आपने उस पर। और क्या कड़े डिसीजन लोगे? बताया नहीं आपने। आपका स्लोगन था वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, मिस्टी था, क्लियर नहीं था, मैसेज क्लियर नहीं था। क्यों 400 पार चाहिए? क्यों आपको एक बार और पब्लिक सरकार दे? और इसके बाद जो आपकी रही सही कसर थी वो आपके विकसित भारत ने कर दी। ये विकसित भारत और 400 पार, ये दोनों आधे नारे हैं। विकसित भारत में क्या होगा, क्या तस्वीर होगी विकसित भारत की, आप वो अभी तक नहीं बता पाए हैं अपने कोर वोटर्स को। अब जब एक आम आदमी से पूछा जाएगा कि भैया विकसित भारत का मतलब क्या है, आपकी क्या उम्मीदें हैं, आपको कैसा देश लगता है, वो तो कहेगा मुझे अमेरिका जैसा लगता है, विकसित जैसा अमेरिका विकसित है। आप उससे पूछे कि 5 अच्छाई क्या है अमेरिका में और 5 बुराई क्या है अमेरिका में, तो शायद अच्छाई वो बताएगा कि साफ सुथरी सड़कें हैं, मौसम अच्छा है, पॉल्यूशन नहीं है। लेकिन एक गांव का जो हाई स्कूल तक भी पढ़ा हुआ बच्चा है, वो भी आपको बता देगा कि अमेरिका में गन कंट्रोल नहीं है, कोई भी बंदूक उठाता है और ले जाके ठाए 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 बच्चों को मार देता है। क्या आपको ऐसा विकसित भारत भी है? आज अमेरिका के ऊपर दुनिया का सबसे ज्यादा कर्ज है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो एक अमेरिकन आज सबसे ज्यादा कर्जदार है दुनिया में। आपको ऐसा विकसित भारत चाहिए? अमेरिका इज ए फुली कैपिटलिस्ट कंट्री, कोर कैपिटलिस्ट कंट्री। वहां पर कुछ कैपिटलिस्ट लोग हैं जो राज कर रहे हैं, जो ड्राइव कर रहे हैं, और बाकी लोगों को बियर और बर्गर खिलाते हैं। और ऐसा उनकी मानसिकता कर दी गई है कि वो उसी में खुश रहते हैं। और बियर बर्गर खिलाएंगे, फिर उनका जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो इतना महंगा होगा कि जो इंसान ने सारी जिंदगी कमाया है या थोड़ा बहुत, या तो बचाते ही नहीं है, और बचाया है तो उसको इंश्योरेंस के फॉर्म में वापस ले लेंगे। सोशल इमेज देखिए आप, सोशल स्ट्रक्चर देखिए, किसकी माँ के कितने हस्बैंड हैं उनको खुद नहीं पता होता। ऐसा सोशल स्ट्रक्चर होता है। अभी मेरा एक साथी मेरे साथ काम कर रहा था, मैंने उससे पूछा भाई तुम्हारे साथ कौन कौन है यहाँ पर, तो बोला मैं हूँ और मेरे बापूजी जो है ना, मेरे पिताजी, माय फादर जो है ही इज इन बॉक्स, मतलब वो एक्सपायर हो गए, लेकिन उसकी जो रिमेन्स हैं वो कुछ उसके साथ डब्बे में। तो मैंने पूछा तुम्हारी माता जी कहाँ पर है? उसने बोला कि मेरी माता जी तो अपने हस्बैंड के साथ है। बापू तुम्हारे डब्बे में, माता जी तुम्हारी हस्बैंड के साथ, ये क्या चक्कर है? अरे नहीं, उसने दूसरी शादी कर ली। जिसका 27 साल का 28 साल का बेटा हो, वो माँ दूसरी शादी कर रही है। ये इस टाइप का इनका सोशल स्ट्रक्चर है। सबको पता है कि वहां पर बूढ़ों की क्या हालत होती है। बच्चे पैदा हुए, जब बच्चों के मन में संस्कार ही नहीं डालेंगे तो 17-18 साल की उम्र में वो परिंदे उड़ जाएंगे, रह के घर पे ठन ठन गोपाल, बूढ़ा और बुढ़िया। ये सोशल स्ट्रक्चर होता है। क्या आपको ऐसा विकसित भारत चाहिए? मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में किसी को भी इन वैल्यूज के साथ विकसित भारत चाहिए। हमें विकसित भारत नहीं, समृद्ध भारत चाहिए, अपने कल्चर के साथ जो डेवलप हुआ हो वो भारत चाहिए। अमेरिका वाला विकसित भारत हमारे देश को, किसी भी नागरिक को एक्सेप्ट नहीं होगा। और अभी तक भी आप विकसित भारत की तस्वीर, सही तस्वीर, कैसा विकसित भारत आपका होगा वो आप दिखा नहीं पाए हैं। तो ये सिर्फ एक हवा हवाई नारा है। तो ये तो हरकतें होगी आपकी। इन सब हरकतों की वजह से पब्लिक ने आपको झटका दिया। चलो झटका इतना जबरदस्त नहीं दिया कि आप बिल्कुल ही घायल हो जाए, रिटायर्ड हर्ट हो जाए। इतना झटका दिया कि आपको पता लग जाए कि आप अपने वोटर्स को ग्रांटेड नहीं ले सकते। आपको पता लग जाए कि वोटर जो है वो लॉयल नहीं होता है। प्रजातंत्र में वोटर राजा होता है और नेता को लॉयल होना पड़ेगा। अगर नेता लॉयल नहीं है तो
वोटर्स के पास हमेशा ऑप्शंस हैं और वोटर्स ने आपको आपकी सही जगह पर बैठा दिया है। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे का रास्ता कैसा होगा? आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि भले ही आप प्रधानमंत्री हैं, राजा की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन आप वहां वोटर्स के कान काटने के लिए नहीं बैठे हैं। तो बीजेपी का कांग्रेसनाइजेशन आपने स्टार्ट कर दिया था, उसे आपको रोकना होगा और बेसिक पर वापस जाना होगा, अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा, अपने कोर ऑब्जेक्टिव से जुड़ना होगा। ड्रामेबाजी से काम नहीं चलेगा। और मेड इन इंडिया को आपको अपनाना पड़ेगा। अब आप कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया बनाएंगे आर्म्स में, गोला बम बंदूक में, टी शर्ट जीन्स पैंट में, इन सब आइटम्स को आप अपना प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में आप इंडिया को नंबर 1 बनाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप भूल रहे हैं जितना जरूरी ब्रिक मोर्टार इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे ज्यादा जरूरी सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप फेसबुक यूज करोगे तो आप कंपनी तो यूज कर रहे हो अमेरिका की, आप ट्विटर यूज करोगे कंपनी यूज कर रहे हो आप अमेरिका की, सारा डाटा आप अमेरिका को भेज रहे हो। अपने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को आप मोटिवेट कर रहे हो कि वो अपना डाटा विदेशी कंपनियों को भेजें। यूट्यूब को अगर आप यूज कर रहे हो तो आप मोटिवेट कर रहे हो अपने इंडिया के हर बंदे को कि वो अपना यूट्यूब का रेवेन्यू जनरेट करे। आप क्यों नहीं ये अपना सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर लोकली डेवलप कर रहे हैं? आपको पता है कि ये यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये जरा सा अपना सॉफ्टवेयर चेंज करेंगे और आपके जो फॉलोअर्स हैं या जो आपके पीछे खड़ी हुई आपकी आईटी डिपार्टमेंट की आर्मी है, वो कितना भी पोस्टिंग कर ले, कितने भी अच्छे कंटेंट बना ले, उनको स्केल डाउन करते रहेंगे। तो आपने एक तरीके से अपनी गर्दन इन कंपनीज के हाथ में दे दी आज। और आपको बिल्कुल क्लियरली पता है कि आज की डेट में सोशल मीडिया कितना पावरफुल है। पुराने जमाने की तो बंदूक से ज्यादा पावरफुल आज की डेट में सोशल मीडिया है। तो आपको बहुत जल्दी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लोकली खड़े करने पड़ेंगे। और अगर आप नहीं करेंगे तो अगली बार नहीं होंगे 200 पार और हो जाएंगे आप बेकार। सबसे ज्यादा क्रिटिकल है हमें अपने आईटी सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को लोकली डेवलप करना। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और ये जो आपके बाकी के यूट्यूब वगैरह जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके अपने लोकल अल्टरनेटिव्स खड़े करना और उनको सपोर्ट करना। इसलिए जितना भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, नॉलेज है, उस हिसाब से हमने एनालाइज कर लिया। और बाकी तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, छोटे छोटे, नॉन अननोन, लेकिन ये कुछ मेजर क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं कोई एंटी मोदी नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रो मोदी भी नहीं हूँ। मैं प्रो हिंदुस्तान हूँ। हमारा देश समृद्ध भारत बने, ये हमारी उम्मीद है और हम इसी साइड में काम करना चाहते हैं। तो साथियों, अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं और हमारा क्रिटिकल एनालिसिस आपको आई ओपनर लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।